हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टडीज़, दैट इज़ बिजनेस सर्विसेज, जिसमें हम ऑलरेडी 2 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं। उसमें हमने पढ़ा कि भाई सर्विसेज क्या क्या होती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज में डिफरेंस क्या है। फिर सेकेंड लेक्चर में हमने पढ़ा कि आपका जो बिजनेस सर्विसेज का क्लासिफिकेशन है, जिसमें हमें 5 तरह की सर्विसेज के बारे में पढ़ना है, जैसे कि आपका बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस, पोस्टल एंड टेलीकॉम, ऐसे करके कुछ 5 सर्विसेज हैं। तो ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। लास्ट वीडियो में हमने बैंकिंग सर्विसेज स्टार्ट किया था। बैंकिंग सर्विसेज में सबसे पहले हमने पढ़ा कि भाई बैंक्स क्या क्या होते हैं, आपके बैंक अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं। 4 तरह के बैंक अकाउंट्स थे। फटाफट से जिसको याद है जल्दी जल्दी लिखते जाओ, जैसे कि मैं भी टेस्ट करूँ आप लोगों को कितना याद है, ठीक है। और आप लोग टेस्ट कर सकते हैं कि आपको कितनी चीज़ याद रहती है। तो बैंक अकाउंट्स के जो टाइप थे वो लिखने हैं आपको। फिर मैंने पढ़ाया था कि भाई हमारे जो बैंक्स होते हैं ना, वो भी कुछ उनके भी टाइप्स होते हैं। कुछ 4 तरह की बैंक्स थी, उनके भी नाम लिखना। तो यहाँ तक की कहानी हमारी ख़त्म हो गई थी, ठीक है। तो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। अब आज के वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखो ये सारी चीज़ हमने पढ़ी थी। ये टाइप्स ऑफ बैंक्स है हमारा, जिसमें कि हमने पढ़ा सेंट्रल बैंक्स होते हैं हमारे पास, हमारी कंट्री में कमर्शियल बैंक्स हैं, स्पेशलाइज्ड बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ये सब पढ़ा था। अब आज के वीडियो में हम ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं ना, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। इसको भी हम 4 पार्ट्स में या फिर 4 तरह की बैंक्स होती हैं कमर्शियल बैंक्स। कैसी कैसी होती हैं, सबसे पहला तो होता है पब्लिक सेक्टर बैंक, दूसरा है आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक, तीसरा है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और चौथा है रीजनल रूरल बैंक्स। ये भी बहुत ईजी है, सुपर ईजी है, टेंशन वाली बात नहीं है। एक एक करके समझते हैं, देखो क्या क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, ठीक है। जब हम पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करते हैं तो पब्लिक से समझ आ रहा है मतलब ऐसा बैंक जो सरकार के हाथ में, सबसे मतलब सिंपल चीज़ तो ये समझ आ रही है नाम से। पब्लिक और प्राइवेट मतलब पब्लिक समथिंग जो सरकार के हाथ में, प्राइवेट मतलब जो इंडिविजुअल्स जो हैं उनके हाथ में। तो पब्लिक सेक्टर बैंक वो बैंक होती है जिसकी जो मेजॉरिटी स्टेक्स होते हैं ना, मेजॉरिटी शेयर समझ लो आप उसका। मेजॉरिटी 100% अगर शेयर है, 100% में से मोर देन 50%, कितना, मोर देन 50% किसके हाथ में होगा, गवर्नमेंट के हाथ में। तो वो हो जाएगी आपकी पब्लिक सेक्टर बैंक। यहीं अगर मोर देन 50% आपके प्राइवेट ओनर्स जो हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो हैं, उनके हाथ में है तो वो प्राइवेट सेक्टर बैंक हो जाएगी। मोर देन 50% का क्या कॉन्सेप्ट है, देखो 50% से कम होगा, जैसे मान लो 100 रुपये हैं, ठीक है। तो मतलब मान लो या फिर 100 रुपये की आप कोई चीज़ लेकर के आए हो, ठीक है, 2 लोग मिल कर के। अब 100 रुपये में आपका क्या कहते हैं 50%, अगर 50-50 आपने कंट्रीब्यूट किया तब तो वो बराबर बराबर चीज़ हो गई, ठीक है। आप कहोगे दोनों की है वो चीज़, 50-50 के हमने पैसे कंट्रीब्यूट किए हैं। पर अगर 51 अगर किसी ने कर दिया है, यानी कि मोर देन 50, तो एक का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो गया ना, दूसरे का फिर कितना होगा, 49 रुपीज़ का होगा, इसने 51 का कर दिया, तो यानी कि 51 वाला जो है वो ओनर हो जाएगा। तो यही यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि मोर देन 50% जिसके पास स्टेक है उस आपकी बैंक में, वो उसका ओनर हो जाएगा। तो अगर पब्लिक के यानी कि गवर्नमेंट के पास, इफ़ गवर्नमेंट होल्ड्स द मेजॉरिटी स्टेक्स इन द बैंक, यानी कि मोर देन 50%, तो ये किस कैटेगरी में आती है आपकी, इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है। बहुत सारी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं हमारी कंट्री में, जिनके नाम हैं बहुत सारे, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, आपका SBI है यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और आपके बहुत सारी हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्या होती है, पब्लिक सेक्टर बैंक, जिसे हम शॉर्ट में PSB बोलते हैं। अब PSB का मतलब प्राइवेट सेक्टर बैंक भी होता है, पर होता नहीं है। PSB मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक ही होता है, ठीक है। तो बहुत सारी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं। इसी तरह प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन सी हैं, इन विच हायर इक्विटी स्टेक्स आर हेल्ड बाय इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स एज अपोज टू द गवर्नमेंट, फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो मतलब प्राइवेट सेक्टर बैंक में अगर इंडिविजुअल स्टेक होल्डर्स जो हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो हैं, प्राइवेट ओनर्स जो हैं, उनके पास अगर मेजॉरिटी स्टेक है, मेजॉरिटी स्टेक का मतलब क्या है, मोर देन 50%, तो वो अगर प्राइवेट ओनर्स के पास है तो वो हो जाएगी प्राइवेट सेक्टर बैंक। बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी हैं, एक्सिस बैंक है, HDFC है, ICICI है, इंडसइंड बैंक है, फेडरल बैंक है और येस बैंक है। तो ये सारी आपकी क्या होती है, प्राइवेट बैंक्स है। तो पब्लिक और प्राइवेट तो समझ आ गया, ये तो ईजी था। नेक्स्ट आपका इसके बाद आता है स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब देखो स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होती हैं, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, स्मॉल फाइनेंस बैंक नाम से समझ आ रहा है, स्मॉल मतलब छोटा, फाइनेंस मतलब फंड देना यानी कि पैसा देना, ठीक है।
तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का बेसिकली उद्देश्य क्या होता है, इसका मोटो क्या है? इसका मोटो है फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या है? देखो, वर्ड टू वर्ड समझो। इंक्लूजन मतलब किसी को शामिल करना, इंक्लूड करना, और फाइनेंशियल मतलब फाइनेंस के थ्रू इंक्लूड करना। तो हमारी इकोनॉमी में, हमारी कंट्री में अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत सारी सर्विसेज एक्सेस नहीं कर पाते हैं, स्पेशली जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं या फिर जो थोड़े पुअर लोग हैं, राइट। वो हर चीज़ एक्सेस नहीं कर पाते, उनको भाई लोन तक नहीं मिलता, क्योंकि लोन की जो मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो बैंक इनको लोन नहीं देती, क्योंकि बैंक को पता है कि ये गरीब है, इसके पास पैसा नहीं है, इसके पास गिरवी रखने को भी शायद नहीं है, तो ये कैसे लोन चुकाएगा। तो भाई उनको लोन भी नहीं मिलता। तो उनके लिए ना अलग तरीके के बैंक्स बन गए हैं जो उनको चीप क्रेडिट, सस्ता लोन प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि उनका जो भी काम है, स्मॉल बिजनेस है, वो आगे कंटिन्यू कर सके। और यूजुअली ये स्मॉल बिजनेस जो होता है ना, स्मॉल और मीडियम बिजनेस, उसी के लिए दिया जाता है लोन, क्योंकि जो स्मॉल बिजनेस होते हैं उनमें कम पैसे चाहिए। तो आप क्या करें, उस स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास चले जाओ, वो आपको क्रेडिट प्रोवाइड कर देंगे। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक बेसिकली क्या होते हैं? द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक इज़ टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंक्लूजन टू लेस प्रिविलेज्ड सेक्शन। लेस प्रिविलेज्ड मतलब जो कि मतलब आप कह लो बहुत ही अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिनको बहुत सारी चीज़ें एक्सेस नहीं कर सकते, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है इतनी। तो ये होते हैं लेस प्रिविलेज्ड सोसाइटी, या फिर आप कह लो बैकवर्ड सोसाइटी जैसे हम कहते हैं, ठीक है। विच ऑर्डिनरी फेल्स टू गेन एक्सेस टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो कि नहीं एक्सेस कर पाते फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। स्मॉल फाइनेंस बैंक कवर, ये आपका क्या क्या कवर करती हैं? देखो, स्मॉल एंड माइक्रो बिजनेस यूनिट, यानी कि छोटे स्मॉल एंड माइक्रो बिजनेस यूनिट्स, मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स, छोटे फार्मर्स जो हैं उनको इंक्लूड करती है, उनको लोन देती है, एंड वेरियस एंटिटीज़ इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब जो कि पब्लिक उसमें मतलब सरकार के पास रजिस्टर्ड नहीं है, वही तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। जैसे ये लोग ठेल वेल लगाते हैं, जो रोड पे काम करते हैं, राइट, तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। तो इनको कौन लोन देगा? इनको बैंक्स लोन नहीं देते हैं, क्योंकि बैंक भी अपना घाटा नहीं चाहेंगे। वो नहीं चाहेंगे कि हम इनको लोन दे दें 5-6 लाख का और ये लोग रिटर्न ना कर पाए। ऐसे तो बहुत लोग होंगे, सब आके लोन ले जाएंगे, तो ये लोग नहीं करते। इसीलिए इनके लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक खोले हैं, जिससे कि फाइनेंशियली इंक्लूड हो सके। फाइनेंशियल इंक्लूजन स्मॉल फाइनेंस बैंक का ऑब्जेक्टिव है, याद रखना है, ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक, फाइनेंशियल इंक्लूजन। बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं हमारी कंट्री में, बहुत सारे तो नहीं, काफ़ी सारे हैं। आपको उसका नंबर बताना है, ये होमवर्क है। नंबर क्या है ये बताना है, कितनी स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं एट प्रेजेंट इंडिया में, ठीक है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन कौन सी है? जैसे जनलक्ष्मी स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, आपने वो ऐड देखा होगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, सबने देखा होगा, जिसमें कियारा आडवाणी और आमिर खान आते हैं, ठीक है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वो जयपुर की है, ठीक है, उसका हेडक्वार्टर जयपुर में है। बहुत सारी हैं, तो जैसे कि आपका उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वो आई गेस लखनऊ की है, लखनऊ की है, हाँ ठीक है, या फिर वाराणसी के। तो ऐसे करके बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, आपको नंबर बताना है एट प्रेजेंट कितनी स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। अब आती है इसके बाद आपकी रीजनल रूरल बैंक्स। अब देखो ये भी समझ आ रहा है, रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र जो होता है, गांव वाला इलाका, तो ये रूरल एरियाज़ में यूजुअली पाई जाती है। आप जहाँ भी कंट्री में रहते हो, कंट्री बोल रहा सॉरी, जिस भी सिटी में रहते हो, तो उसका जो थोड़ा आउटर साइड होगा ना, आउटर एरिया, वहाँ पे ये यूजुअली पाई जाएंगी रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है। तो रीजनल रूरल बैंक्स क्या होती हैं? दे हैव वेरी स्पेसिफिक मैंडेट सच एज ग्रांटिंग लोन्स टू मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, एग्रीकल्चरल लेबरर्स अलॉन्ग विद स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स एंड आर्टिसंस। मतलब कुल मिलाकर के ये भी क्या करती है, छोटे लोगों को लोन देती है रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है, ये समझ आ गया। रीजनल रूरल बैंक्स भी बहुत सारी हैं हमारी कंट्री में। आपको ये भी बताना है एट प्रेजेंट कितनी RRBs हैं। RRBs बोलते हैं शॉर्ट में रीजनल रूरल बैंक्स। तो कितनी RRBs आपको ये बताना है, बहुत सारी होती है। देखो, केरला ग्रामीण बैंक, प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक, बहुत सारी हैं, इनको ग्रामीण बैंक ऐसे करके बोलते हैं। तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है। 4 तरह की हमने बैंक्स पढ़ ली हैं भाई। कौन कौन सी पढ़ी? पब्लिक सेक्टर बैंक, जिसमें मोर देन 50% स्टेक किसका है? पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट का। प्राइवेट मतलब मोर देन 50% स्टेक किसका है? आपके प्राइवेट जो ओनर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनका। स्मॉल फाइनेंस बैंक जिनका उद्देश्य होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन, लोगों को स्मॉल लोन देना, चीप क्रेडिट प्रोवाइड करना, और यूजुअली स्मॉल और मार्जिनल फार्मर जिसमें आ जाते हैं, और वो लोग आ जाते हैं जो एक्सेस नहीं कर पाते बैंक्स वगैरह को, तो वो हो जाते हैं आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक।
रीजनल रूरल बैंक्स ये भी ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं, यूजुअली ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं, और इनका भी उद्देश्य होता है कि जो ऐसे लोग हैं जो लोन नहीं एक्सेस कर पा रहे इतना महंगा, उनको ये लोग लोन प्रोवाइड करते हैं। तो रीजनल रूरल बैंक्स की हो गई, चारों तरह की हमारी बैंक्स हो गई। वैसे मेन टाइप्स क्या हैं हमारी बैंक्स के, ये आपको याद रखना है, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, स्पेशलाइज्ड और कोऑपरेटिव। ये जो 4 आज मैंने पढ़ाया है ये कमर्शियल के अंडर है। तो ये आपको पूरा क्लासिफिकेशन जो चार्ट नज़र आ रहा है ये याद रखना है। ये यहाँ तक की कहानी ख़त्म हो गई। तो अब देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया है बेसिकली। ये पढ़ा टाइप्स ऑफ बैंक्स वगैरह, इससे पहले हमने ये 4 क्लासिफिकेशन पढ़ा था, ठीक है, और हमने टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स भी पढ़ लिए थे। तो ये सारी चीज़ हमने पढ़ ली। अब बैंक जो हमने सारी तरह की बैंक्स जो पढ़ ली है, ठीक है, बैंक अकाउंट्स पढ़ लिए। अब बैंक के कुछ फंक्शन भी होते हैं, तो फंक्शंस भी पढ़ने पड़ेंगे। देखो फंक्शंस क्या हैं, बहुत सिंपल है, आपको पता है, ये तो मैंने डेफिनेशन में लर्न कराया था, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, तो ये तो ईजी हो गया। फिर नेक्स्ट है लेंडिंग मनी, पैसा प्रोवाइड करना, मनी लेंड करना, लोन देना, ये भी ईजी है, ठीक है। फिर आता है रेमिटिंग फंड्स, और आता है चेक फैसिलिटीज़। आपको पता है चेक फैसिलिटी होती है, हमारे पास चेक कहाँ से आता है, बैंक ही तो देती है, तो वो हो गया चेक फैसिलिटीज़। सर्विसेज ऑफ जनरल यूटिलिटीज़, ये भी हम पढ़ेंगे, सर्विसेज एज एजेंट, बहुत ईजी है सारे, तो ये आपको याद रखना है। ये क्या है, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या है, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। एक एक करके सारे ही फंक्शंस हम पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो क्या आता है आपका एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। हमें पता है कि भाई बैंक का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव दो ही हैं, 2 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हैं, एक तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोगों को लोन देना। तो ये 2 ही प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हैं, प्राइमरी फंक्शंस हैं। तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट मतलब यहाँ पे देखो लिख दिया है, वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक इज़ टू एक्सेप्ट डिपॉजिट, यानी कि डिपॉजिट्स को क्या करना, एक्सेप्ट करना, ये इसका प्राइमरी फंक्शन है, एक्सेप्ट डिपॉजिट, ठीक है, फ्रॉम देयर कस्टमर्स विच कैन बी बोथ इंडिविजुअल्स और बिजनेस एंटिटीज़। अब वो डिपॉजिट किसी से भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, हम आम जनता से भी, इंडिविजुअल से भी, और बिजनेस एंटिटीज़ जो है बिजनेसमैन उनसे भी। द डिपॉजिट्स मे बी इन द फॉर्म ऑफ टाइम डिपॉजिट, सेविंग्स डिपॉजिट एंड करेंट डिपॉजिट। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। टाइम में कौन से आ जाएंगे, 2, FD और RD, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, याद है, और सेविंग्स और करेंट डिपॉजिट भी मैंने बताया था। तो डिपॉजिट किसी भी तरीके के हो सकते हैं, पर ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, ठीक है, पहला ख़त्म। दूसरा आता है लेंडिंग लोन्स, ये क्या करती है, लोन देती है, भाई हमको लोन प्रोवाइड करती है, हमारी ज़रूरत जब है हमको पैसा देती है, ठीक है। द डिपॉजिट्स दैट आर टेकन बाय द कमर्शियल बैंक्स आर फर्दर इन्वेस्टेड बाय वे ऑफ ग्रांटिंग लोन्स। जो हमसे डिपॉजिट लिया उसी को ही एज अ लोन आगे बढ़ा देती है, और फिर उससे क्या करती है, मतलब एक तरह से पैसा इन्वेस्ट कर रही है जहाँ से उसको अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं, अच्छा मतलब अमाउंट मिल रहा है वापस ज़्यादा। जैसे 10 लाख का किसी ने लोन दिया तो वो 10 के 10 नहीं चुकाएगा, वो ज़्यादा चुकाएगा क्योंकि उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है, जैसे 10 के 12 मान लो, लेट अस सपोज। तो इस तरीके से वो अपना बिजनेस भी कर रही है, प्रॉफिट अर्न कर रही है, ठीक है। बैंक्स डिराइव प्रॉफिट्स इन दिस मैनर, इस तरीके से प्रॉफिट अर्न कर रही है। द लेंडिंग ऑफ फंड्स में टेक डिफरेंट फॉर्म्स, अलग अलग तरीके से लेंडिंग हो सकती है, अलग अलग तरीके से वो लोन दे सकती है, जैसे कि कैश क्रेडिट हो गया, एडवांसेस हो गए, डिस्काउंटिंग बिल्स, ओवरड्राफ्ट। तब ये ऐसी चीज़ हैं जो आपको समझने नहीं है सॉरी, ऐसी चीज़ हैं, ये ऐसे टर्म्स हैं जो आपको अभी नहीं समझ रहे हैं, बस दिमाग में याद रख लो, और ज़रूरी भी नहीं है याद रखो, बस दिमाग में सोच के रखो कि ऐसे ये कुछ चीज़ें होती हैं जिस तरीके से जिस फॉर्म में बैंक लोन दे सकता है, क्योंकि अभी इन्हें समझने बैठोगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा, और ज़रूरत ही नहीं है ना, सिलेबस में नहीं है, जो सिलेबस में सिर्फ वही पढ़ो, ओके। तो अलग अलग फॉर्म में ये लोन दे सकते हैं। तो पहला हो गया एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, दूसरा हो गया लेंडिंग लोन, तीसरा हमारे पास आता है रेमिटिंग फंड्स, यानी कि क्या करती है भाई, फंड्स रेमिट करती है। रेमिट करने का मतलब क्या होता है, देखो रेमिटिंग फंड्स यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, रेमिटिंग फंड्स रेमिट करने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप समझ सकते हो, ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स, यानी कि फ़ंड्स को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। अब फंड्स कैसे ट्रांसफ़र करते हैं भाई, जैसे कि मान लो आपको इधर से उधर पैसे भेजना है, तो आप बैंक्स के थ्रू पैसा भेज सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, फंड रेमिटेंस और मनी ट्रांसफ़र इन जनरल वर्नाक्युलर इज ऑल्सो डन बाय दीज कमर्शियल बैंक्स। फंड्स कैन बी ट्रांसफर्ड इन वेरियस मोड्स, अलग अलग मोड्स हैं, जैसे कि IMPS, नेफ्ट, RTGS, ड्राफ्ट पे ऑर्डर्स एट्सेट्रा फॉर स्पेसिफाइड कमीशंस। यानी कि ये क्या करती है, अब जैसे आप मान लो आपके घर का कोई रिश्तेदार, फिर मान लो आपके पापा किसी बाहर सिटी में रहते हैं, जॉब करते हैं, और आपके या फिर किसी दूसरे देश में ही रहते हैं, ठीक है, तो वो वहाँ से पैसा जब भेजते हैं वो कैसे भेजते हैं,
ऐसे तो नहीं है ना कि वो मनी, वो क्या बोलते हैं उसको, स्पीड पोस्ट कर रहे हैं, पैसा रख करके भेज रहे हैं, नहीं, वो ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये ऑनलाइन मोड्स हैं जिसके थ्रू हम फंड्स रेमिट कर सकते हैं, पैसे इधर से उधर भेज सकते हैं। आज जो हम ट्रांसफ़र करते हैं यूजुअली वो ऑनलाइन ही करते हैं, तो इसे हम फंड्स रेमिट करना बोलते हैं। तो अलग अलग तरीके से हो सकता है, बहुत सारे मोड्स हैं, IMPS कर लो, नेफ्ट कर लो, RTGS कर लो, और भी बहुत सारे मोड्स आ गए हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, फंड्स रेमिट करने का ये हेल्प करती है। दूसरा आता है, फोर्थ आता है चेक फैसिलिटी। मैंने बताया ये क्या करती है, चेक फैसिलिटी हमको प्रोवाइड करती है। चेक फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय कमर्शियल बैंक्स ऑल्सो हेल्प इन ड्रॉइंग फंड्स। ड्रॉ करना मतलब विदड्रॉ करना, तो हम जब पैसा निकालते हैं या फिर इधर से उधर ट्रांसफ़र भी करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, चेक के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे मेरे को किसी को 5,000 रुपये देना है, या फिर मान लो मेरे को घर का अपना किराया भरना है 10,000 रुपये का, तो मैं उसके नाम का चेक काट के 10,000 रुपये से लेकर के बैंक को दे दूँगी। बैंक क्या करेगी, अपने आप वो पैसा, मतलब मैंने कैश तो नहीं दिया, मैंने चेक दिया काट करके, तो वो उतना अमाउंट उस जो भी दूसरा इंसान है उसके बैंक उस अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। या फिर मैं वो चेक उसको दे सकती हूँ, इंसान को जिसको मुझे पैसे देने, वो अपने बैंक में ले जाएगा। तो बैंक क्या करेगी, दूसरे बैंक से, मतलब मेरे वाले बैंक से पैसा निकाल करके उसमें आ जाएगा उसके अकाउंट में। तो ये चीज़ें, ये क्या है, चेक फैसिलिटी के थ्रू पॉसिबल है। चेक फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। मनी कैन बी विड्रॉन बोथ बाय द ओनर एंड द पेइंग। ओनर मतलब जो आपका जैसे मैं हूँ पेयर, मैं अगर पे कर रही हूँ तो मैं पेयर हूँ या फिर ओनर, और पेइंग मतलब जिसको पे कर रही हूँ सामने वाले इंसान को, वो पे कहलाएगा। तो दोनों ही क्या कर सकते हैं, मनी विड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है 4 चीज़ें हो गई। सबसे पहला डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, दूसरा लोन देना, तीसरा आपका फंड रेमिट करना, चौथा आपका चेक फैसिलिटी, राइट। फिफ्थ आपका आता है सर्विसेज ऑफ जनरल यूटिलिटीज़। जनरल यूटिलिटीज़ मतलब जो जनरल हमारी मतलब आप कह लो सर्विसेज जो हमको चाहिए होती हैं उनको प्रोवाइड करती है। जैसे कि आपकी क्या हो गई, ट्रैवलर चेक्स। ट्रैवलर चेक्स होते हैं, अब ट्रैवलर चेक्स आपको मैं अभी समझाने में तो नहीं, पूरा टॉपिक निकल जाएगा, तो अभी के लिए आप बस दिमाग में रखो कुछ ट्रैवलर चेक्स होते हैं। या फिर आप कह लो लॉकर फैसिलिटीज़। लॉकर फैसिलिटीज़ सबको पता होगा, सबके घर में मतलब बैंक अकाउंट का मतलब आप लोग क्या कर लेते हो, लॉकर लेके रखते हो, जिसमें आप अपने प्रेशियस या फिर इंपॉर्टेंट चीज़ें रखते हो, जैसे कि ज्वेलरी हो गई, यूजुअली ज्वेलरी रखते हैं, या फिर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हम लोग रखते हैं, जिससे कि हमारे घर से चोरी वोरी ना हो जाए, खो ना जाए, या फिर जो भी है मतलब वो हमको कुछ लॉस ना हो जाए, तो हम उसे लॉकर में रखवा देते हैं बैंक के पास। तो लॉकर फैसिलिटी हमको प्रोवाइड करती है। अभी जब लॉकर फैसिलिटी नहीं, इसके वो पैसे चार्ज करते हैं, फ्री में नहीं दे रहे तुमको, इसका पैसे चार्ज करिए वो हर साल का, ठीक है। फॉर सेफ कस्टडी, सेफ कस्टडी के लिए। फैसिलिटीज़ ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड सर्विसेज, ऑब्वियसली पैसे निकालने के लिए, क्रेडिट मतलब पे करने के लिए, पेमेंट करने के लिए, या फिर ट्रांसफ़र करने के लिए क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की सर्विस आपको प्रोवाइड कर रही है कि नहीं। तो ये जनरल यूटिलिटीज़ हैं जो हम रोज़मर्रा की यूटिलिटीज़ हैं, रोज़मर्रा की सर्विसेज हैं जो हमको ज़रूरत पड़ती है जिन पे, तो वो ये सब भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। लॉकर फैसिलिटी हो गया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ATM VTM भी, तो ये सब चीज़ें इसी में आ जाएंगी, राइट। फिर आपका लास्ट आता है सर्विसेज एज एजेंट। अब एजेंट मतलब बिचौलिया की तरह काम करते हैं। अभी बिचौलिया कैसे है, बिचौलिया देखो ऐसे है, मतलब हमारे लिए एजेंट कैसे काम कर रही है कि हमारी जगह पर ये बहुत सारे पेमेंट करती है। जैसे कि यहाँ पे देखो देख सकते हो, इट मे ऑल्सो सर्व द रोल ऑफ एजेंट्स टू देयर कस्टमर्स बाय वे ऑफ वेरियस सर्विसेज। इट मे इंक्लूड अ कलेक्शन ऑफ चेक्स, ठीक है, चेक कलेक्शन। अब देखो चेक हम दे रहे हैं, हमने तो बैंक को दे दिया, अब हमारी जगह पर वो पेमेंट कर रही है उस इंसान को, यानी कि वो एजेंट का काम हुआ कि नहीं। या फिर वो क्या कर रही है, बिल्स पे कर रही है। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, बैंक जो होते हैं ना ये सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं कि वो हमारी जगह पे हमारे बिल्स पे करें, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, टेलीफोन का बिल हो गया, तो ये सब बिल्स वो हमारी जगह पर पे करेगी। हम बैंक को बोल सकते हैं, हम एक फिक्स्ड डेट बता देते हैं कि इस डेट को आपको बिल पे करना है, इतना बिल आएगा, सब कुछ बैंक को पता चल जाएगा, बैंक अपने आप हमारे अकाउंट में से वो बिल पे कर देगी। क्योंकि आजकल हम क्या है, बहुत सारी चीज़ों में घिरे हुए हैं, हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं, हमको नहीं याद रहता कि हमको ये काम भी करना है। तो इसीलिए बैंक ने ये सर्विसेज स्टार्ट की हैं, जिससे कि जो कस्टमर है ना उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, वो मतलब पूरी तरह सेटिस्फाइड हो, उसको सारी चीज़ें हाथों हाथ में मिल जाए कुल मिला करके। तो ये सारी सर्विसेज स्टार्ट कर दी हैं। और क्या हो सकती है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट। अब जैसे आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो या अपना गाड़ी का इंश्योरेंस हो, घर का इंश्योरेंस हो, अब उसका जो प्रीमियम पे करना पड़ता है हर महीने या फिर हर साल,
तो क्या होता है, अब हो सकता है आप फिर से वही भूल जाओ, तो बैंक क्या करेगी, आपके बैंक अकाउंट में से इतना प्रीमियम हर महीने हर साल पे कर दिया करेगी। तो वो सारी डिटेल्स आप बता दोगे तो वो सारे काम करेगी, मतलब एजेंट की तरह काम कर रही है। आपको कुछ नहीं करना, आपने बैंक को सारी डिटेल दे दी, वो सब कुछ कर देगी, आपको कुछ भी नहीं करना है। तो ये एजेंट की तरह काम कर दे, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। 6 मैंने आपको अभी तक क्या बताए हैं, आपके ये फंक्शंस बताए हैं कमर्शियल बैंक के। क्या क्या फंक्शन हैं एक बार हम फटाफट से देखो रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि ये क्या कर सकती है, करती है एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, ये हमारी डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती है, ठीक है। दूसरा ये क्या करती है, लोन्स देती है, इट लेंड्स लोन्स। तीसरा ये क्या करती है, इट रेमिट्स फंड्स, ये फंड्स को रेमिट करती है, ठीक है। और चौथा मैंने आपको क्या बताया था, ये चेक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। फिफ्थ मैंने आपको बताया कि ये जनरल यूटिलिटीज़ जो होती है, यानी कि जनरल सर्विसेज या फिर जनरल यूटिलिटीज़ हमको प्रोवाइड करती है। और सिक्स्थ ये हमारे लिए एक्ट करती है एज एन एजेंट, एजेंट की तरह काम करती है, हमारे सारे काम करेंगे हमारी जगह पर ऑन बिहाफ ऑफ अस। तो ये सारी फंक्शंस है जो आपको याद रखने हैं किसी भी कमर्शियल बैंक के, वो बहुत ही ईजी है, इसका कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। यहाँ तक की बात तो हो गई। अब एक लास्ट टॉपिक जो बचता है आपका इसमें बैंकिंग सर्विसेज में, वो है आपका ई बैंकिंग। अब देखो ई बैंकिंग आप सबको पता है, ई बैंकिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें विदाउट यूज़ ऑफ एनी फिजिकल कैश हम क्या करें, अपना जो पैसा है, अमाउंट है, वो इधर से उधर ट्रांसफ़र करते, वही ई बैंकिंग है। सिंपली जैसे ई कॉमर्स क्या होता है, ऑनलाइन शॉपिंग क्या होता है, वही तो होता है कि हमको जाना नहीं पड़ रहा, कोई फिजिकल जगह पे जाना नहीं पड़ता। इसे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग क्या है आपका, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग मतलब इट इंगेजेस इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स आते हैं बहुत सारे, जिनके थ्रू जो हमको क्या करने के लिए इनेबल करते हैं, कस्टमर्स टू एक्सेस देयर फंड्स, जो हमको इनेबल करते हैं टू एक्सेस देयर फंड्स विदाउट मतलब विद यूजिंग बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स, कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स को यूज़ करके। इट डज अवे विद द नीड ऑफ कस्टमर टू विजिट द बैंक प्रेमिसेस फॉर अ ट्रांजैक्शन। ये क्या करती है, वो ज़रूरत को दूर करती है, जो मतलब हमको बैंक जा कर के सारा काम करना था उस सबको ये ख़त्म कर देती है। क्योंकि अब देखो वो सारी चीज़ें ना ऑनलाइन होती जा रही हैं। डिजिटाइजेशन हमारी इकोनॉमी में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, हर चीज़ में डिजिटाइजेशन हो रहा है। डिजिटलाइजेशन अलग है, डिजिटाइजेशन अलग है, ठीक है। मैं डिजिटाइजेशन की बात कर रही हूँ, जिसे आप लोग यूजुअली डिजिटलाइजेशन बोलते हो, वो डिजिटाइजेशन होता है, ठीक है। तो डिजिटाइजेशन हमारी इकोनॉमी में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, हर चीज़ डिजिटल होती जा रही है, ऑनलाइन हम सारी चीज़ें कर रहे हैं। इवन अब तो पढ़ाई भी ऑनलाइन होती है भाई, देखो। तो फिर यहाँ पर ज़रूरत आती है कि हम क्या करें, बैंक्स के सोचते हैं हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं वो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो, उनको सारी चीज़ें हाथों हाथ में मिल जाए, उनको इधर उधर आना जाना ना पड़े। क्योंकि आजकल यार सब बिजी हैं, कोई नहीं पसंद करता कि 10-10 चक्कर काटो बैंक के, ये करने जाना है फिर वो करने जाना है, ये फॉर्म फिल करो, नहीं। सब कुछ उन्हें मतलब जहाँ पर वो बैठे हैं वहीं के वहीं चाहिए। अब वो कैसे पॉसिबल है, किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स होते हैं ये हमको अलाउ करते हैं कि हम सारी चीज़ें अपने आप जैसे मन चाहे जब मन चाहे बैठ करके वहीं से कर सके। तो इसी को कहते हैं ई बैंकिंग, ठीक है। विद ग्रेटर पेनिट्रेशन ऑफ द इंटरनेट, यानी कि जिस तरीके से इंटरनेट फैल रहा है, इट इज़ बिकम ईजियर फॉर द कस्टमर्स टू अवेल द फैसिलिटीज़ ऑफ ई बैंकिंग, राइट। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, सबको बस समझ में आ रहा होगा। ई बैंकिंग हैज़ बिकम कन्वीनियंट फॉर बोथ बैंकर्स एंड कस्टमर्स। अब ऐसा नहीं है ई बैंकिंग से सिर्फ कस्टमर्स को फ़ायदा हुआ है, इससे बैंक को भी फ़ायदा हुआ है, उनका भी तो काम कम हो गया। ये नहीं कि उनके पास 100 कस्टमर डेली आ रहे हैं, चिक चिक कर रहे हैं, माथा खा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा उनको बताओ, कुछ नहीं। वो ऑनलाइन मतलब कस्टमर उनसे कांटेक्ट कर रहा है, वो कस्टमर से कांटेक्ट कर रहे हैं, वो कांटेक्ट भी नहीं रहा है, अपने आप सारा काम हो जाता है ऑनलाइन मीडियम्स के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स के थ्रू। तो दोनों को फ़ायदा हुआ है, सिर्फ कस्टमर नहीं, बैंक्स को भी फ़ायदा हुआ है। बैंक्स हैव टू बेयर रिड्यूस्ड ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड ऑल्सो सिग्निफिकेंटली लेस मार्जिन फॉर ह्यूमन एरर। सबसे बड़ी चीज़ जो ह्यूमन एरर है, देखो इंसान भले कितना भी परफेक्ट हो, उससे गलती हो सकती है। इतने बड़े बड़े अकाउंट्स मेंटेन करने हैं बैंक स्टाफ को, उसमें गलती हो सकती है कि भाई पैसा इधर से उधर ट्रांसफ़र हुआ, इतना करोड़ रुपया, इतना लाख रुपया, तो इसका चांस बिल्कुल अब ख़त्म हो गया है ये ई बैंकिंग के थ्रू, राइट। दूसरी चीज़ जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो भी कम हो गई है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। कस्टमर्स एंजॉय ग्रेटर एक्सेस राउंड द क्लॉक एंड डू नॉट हैव टू विजिट द बैंक प्रेमिसेस।
इट हेल्प्स टू सेव बोथ टाइम एंड मनी फॉर द कस्टमर। टाइम बच रहा है, पैसा बच रहा है, यानी कि सब कुछ। ई बैंकिंग अभी तक तो बहुत ज़्यादा सही है हमारे लिए, राइट। तो सिंपली अगर ई बैंकिंग की मैं डेफिनेशन की बात करूँ, सिंपल डेफिनेशन 2 लाइन में आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, जिसे हम ई बैंकिंग के नाम से भी जानते हैं और डिजिटल बैंकिंग के नाम से भी जानते हैं, वो क्या है? इट इज़ अ सिस्टम। ठीक है, मैं कुछ चीज़ें अंडरलाइन मतलब हाईलाइट कर रही हूँ, वो चीज़ें आपको याद रखनी है सिर्फ और सिर्फ। ये क्या है? सबसे पहली बात, ये क्या है? एक सिस्टम है। ठीक है, सिस्टम क्या है? ऑफ मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट करने का सिस्टम है विदाउट इन्वॉल्विंग फिजिकल एक्सचेंज ऑफ मनी। सिर्फ इतनी सी बात याद रख लो, हो गया ई बैंकिंग। ई बैंकिंग क्या है? एक सिस्टम है ऑफ मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट विदाउट इन्वॉल्विंग फिजिकल एक्सचेंज ऑफ मनी। फिजिकल एक्सचेंज ऑफ मनी हो ही नहीं रहा है, तो वही सिस्टम कहलाता है ई बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग, राइट। द मनी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अकाउंट ऑफ पेयर टू द अकाउंट ऑफ रिसीवर थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू ही सब काम हो जाता है। आप जो पेयर हो और वो जो रिसीवर है, आपका जो मनी है वो एक्सचेंज अपने आप हो जाएगा, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। ई बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग क्या है? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट विदाउट इन्वॉल्विंग फिजिकल एक्सचेंज ऑफ मनी। अब इसके बाद देखो, इसके आते हैं फ़ायदे। कुछ फ़ायदे हैं देखो कस्टमर्स को, मैंने ये कस्टमर्स हो गए, कस्टमर्स है, ठीक है। और कुछ फ़ायदे हैं आपके बैंक्स को भी फ़ायदे हैं, कस्टमर्स को भी फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कस्टमर्स को क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसे कट करके लिख देती हूँ। ये क्या है? कस्टमर्स। सबसे पहले तो हम कस्टमर्स को क्या क्या फ़ायदा हो रहा है इससे। देखो कस्टमर्स को क्या फ़ायदा होगा, अभी जस्ट हमने पढ़ लिया। ई बैंकिंग फैसिलिटेट्स डिजिटल पेमेंट्स एंड प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहली बात, डिजिटल पेमेंट को प्रमोट कर रहा है ये, ठीक है। डिजिटल पेमेंट हम करें, साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी आ रही है, मतलब कोई घपला नहीं होगा। ट्रांसपेरेंसी मतलब एकदम सब कुछ क्लियर है, अब कोई घपला नहीं होगा। कुल मिला के हमको पता है कि इंटरनेट के थ्रू हमारे अकाउंट से इतने रुपये जाएंगे, उसको इतने रुपये आएंगे, तो एकदम ट्रांसपेरेंट है, ये सब चीज़ें क्लियर है, राइट। दूसरी चीज़, ये क्या प्रोवाइड करते हैं? 24 आवर्स 365 डेज अ ईयर सर्विसेज टू द कस्टमर्स ऑफ द बैंक। यानी कि हमको 24/7 ये सारी 24/7 ही नहीं, 365 इंटू 24 इंटू 7, यानी कि पूरे 300 साल के 365 दिन, 24 घंटे और 7 दिन हमको क्या मिलेगी? सर्विस प्रोवाइड की जाती है। यानी कि एक भी दिन छुट्टी नहीं, हम कभी भी पेमेंट करते हैं। ऐसा तो नहीं है संडे को ऑफ है भाई आज पेमेंट नहीं कर सकते आप, ऐसा तो नहीं है। पर बैंक पहले मतलब अभी भी बंद रहते हैं, अब तो सैटरडे का भी ऑफ हो गया है। तो बैंक जाके अगर मान लो डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन ही नहीं होता, बैंक जाके पेमेंट करना होता, तो हमको सैटरडे संडे रुकना पड़ता। पर ई बैंकिंग के थ्रू हम कहीं से भी, कैसे भी, कभी भी पेमेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, कस्टमर्स कैन मेक सम ऑफ द परमिटेड ट्रांजेक्शन्स फ्रॉम ऑफिस और हाउस और वाइल ट्रैवलिंग वाया मोबाइल टेलीफोन। वही मैंने जो भी बताया, कैसे भी कहीं से भी ट्रैवल कर रहे हो, घर पे हो, ऑफिस में हो, कैसे भी आप पेमेंट कर सकते हो, फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो। इट इनकलकेट्स अ सेंस ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन बाय रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। इसमें क्या है? फाइनेंशियल डिसिप्लिन शो होता है, यानी कि सारी चीज़ें एकदम सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड हैं और सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं। ईच एंड एवरी स्टेटमेंट हमारे पास रिकॉर्ड आता है कि जैसे मान लो गूगल पे से आप जितना भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो कहीं भी, आपके पास पूरी हिस्ट्री होती है उस चीज़ की, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमको प्रोवाइड की जा रही हैं। और क्या होता है? ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, हमको सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन भी मिल रहा है बाय ऑफरिंग अनलिमिटेड एक्सेस टू द बैंक नॉट लिमिटेड बाय द वॉल्स ऑफ ब्रांच। यानी कि जो हम बैंक को एक्सेस कर पा रहे हैं, बैंकिंग सर्विसेज को, वो सिर्फ बैंक की दीवारों तक लिमिटेड नहीं है। अब हम कहीं भी कैसे भी एक्सेस कर सकते हैं बैंक को। कैसे? डिजिटल आपके मीडियम्स के थ्रू, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स के थ्रू, ठीक है। एंड लेस रिस्क एंड ग्रेटर सिक्योरिटी। ग्रेटर सिक्योरिटी होती है, लेस रिस्क होता है टू द कस्टमर एज दे कैन अवॉइड ट्रैवलिंग विद कैश। सबसे बड़ी बात कि अगर हमको कहीं से इधर से उधर पैसा शिफ्ट करना है, कि पहले वो जैसे पुरानी मूवीज़ में नहीं देखते कि हीरो लेके जा रहे हैं काली अटैची, उसी में पैसा भर करके और उसमें खोली अटैची, पैसा गायब। तो ये जो आपका सीन है ना, अभी गायब हो गया। अब आप घर से बैठे, कहीं से भी बैठ करके पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो पैसे के साथ आपको ट्रैवल करने का जो रिस्क होता है ना, डर, इतना पैसा नहीं लेकर के जाना, वो अब ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब कोई वैसे यूजुअली कोई नहीं पैसा लेकर के जाता, सबके पास फ़ोन है। फ़ोन में आपका कोई भी UPI ऐप, मतलब वो जो ऐप होता है, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये सब चीज़ें हैं। तो आप क्या कर सकते हो? ईज़िली UPI के थ्रू पे कर सकते हो। तो ये बहुत सारे फ़ायदे हैं हम लोगों के लिए।
अब आते हैं कुछ बैंक के लिए क्या फ़ायदे हैं। भाई बैंक को क्या फ़ायदा मिल रहा है, इट प्रोवाइड्स कंपेटिटिव एडवांटेज टू द बैंक। उनको कंपटीशन बढ़ रहा है उनका, वो आगे से आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हर बैंक आजकल ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आए, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा फंड हो, हम फिर ज़्यादा से ज़्यादा आगे लोन दें। तो कंपटीशन एक ज़्यादा बढ़ रहा है, जिससे कि सारे बैंक और ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं और अपनी सर्विसेज बढ़ा रहे हैं, जिससे अल्टीमेटली हम लोगों को ही फ़ायदा हो रहा है, कस्टमर्स को। और क्या हो सकता है, इट प्रोवाइड्स अनलिमिटेड नेटवर्क टू द बैंक एंड इज़ नॉट लिमिटेड टू द नंबर ऑफ ब्रांचेस। इससे क्या है, अनलिमिटेड नेटवर्क बढ़ गया है। बैंक का जो नेटवर्क है, जैसे मान लो ये बैंक है, अब ये जो बैंक है ना, इसका नेटवर्क सब जगह फैला हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सब जगह फैला हुआ है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसकी जितनी ब्रांचेस हैं ये वहीं तक काम करेगी, नहीं, ये और भी ज़्यादा काम करती है। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है पेमेंट्स बैंक। आपने सुना होगा, वो ऐड आते हैं बहुत सारे, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक आते हैं ना। तो पेमेंट्स बैंक क्या है, जैसे मैंने स्मॉल फाइनेंस बैंक बताया ना, ऐसी पेमेंट्स बैंक भी ये बैंक होते हैं जिनका काम होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन करना। पर ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते। आपने कहीं भी अपने आसपास या कहीं भी पेमेंट्स बैंक देखा नहीं होगा, ये ऑनलाइन है, ये फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो इनकी तो ब्रांचेज ही नहीं है, तो फिर ये कैसे काम करने, ये सारा काम ऑनलाइन करते हैं। सोचो कितना ज़्यादा डिजिटलाइजेशन है हमारी इकोनॉमी में, यानी कि ऑनलाइन सर्विसेज, मतलब बैंक ही ऑनलाइन है, बैंक ही एग्जिस्ट नहीं करता, बस नाम है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक है, जियो पेमेंट्स बैंक है, एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक है, फिनो पेमेंट बैंक है। तो इस तरीके से बहुत सारे पेमेंट्स बैंक हैं, ठीक है, 6 पेमेंट्स बैंक है टोटली। तो ये क्या है, सिर्फ ब्रांचेस तक सीमित नहीं है, अब इनका जो नेटवर्क है बहुत ज़्यादा है, मतलब ब्रांचेस के भी बाहर है, राइट। और क्या हो सकता है, एनी पीसी कनेक्टेड टू अ मॉडेम एंड अ टेलीफोन हैविंग एन इंटरनेट कनेक्शन कैन प्रोवाइड कैश विड्रॉल नीड्स टू द कस्टमर। कुल मिला करके एक मतलब ऑनलाइन आपके पास वो होने चाहिए, ऑनलाइन बोल रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स होने चाहिए, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होने चाहिए, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, सारा काम कर सकते हो, ट्रांजैक्शन में हेल्प कर सकते हो कस्टमर के, और कस्टमर भी अपना ट्रांजैक्शन कर सकता है। और लोड ऑन ब्रांचेस कैन बी कंसिडरेबली रिड्यूस। सबसे बड़ी बात, इन पर लोड कम है। क्या अब उनको 100 कस्टमर्स को झेलना नहीं है डेली, सब काम ऑनलाइन हो रहा है। by establishing centralized database and by taking over some of the accounting function। तो कुल मिला करके दोनों को फ़ायदा हो रहा है। एक तो हमारी बैंक को तो फ़ायदा हो रहा है, बैंक को क्यों फ़ायदा हो रहा है, बैंक से फ़ायदा होने से कस्टमर को भी फ़ायदा हो रहा है, तो दोनों ही फ़ायदे में है। ई बैंकिंग से बहुत सारी चीज़ें मतलब बहुत सारा बर्डन कस्टमर पे भी और बैंक पे भी रिड्यूस हो गया है, दोनों को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं, ठीक है, राइट। और इसी के साथ आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई होगी, हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी आपको समझ में आ गई होगी। और देखो ये तो फंक्शंस हमने पढ़े, ठीक है, ये सारे क्या है फंक्शंस। और अगर मैं टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स की बात करूँ, कमर्शियल बैंक सीरीज़ लेते हैं मैंने शॉर्ट में। सबसे पहले हमने कौन सी पढ़ी थी, एक तो हमारी होती है पब्लिक, और दूसरी हमारी थी प्राइवेट, राइट, तीसरी हमारी थी स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, और चौथी हमारी कौन सी थी, रीजनल रूरल बैंक्स, RRBs। तो ये सारी चीज़ें हमने आज पढ़ी, फिर हमने फंक्शंस पढ़े, बस इतनी सी कहानी। और इसी के साथ आपका जो बैंकिंग सर्विसेज वाला टॉपिक है ना, ये ख़त्म हो जाता है। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इंश्योरेंस सर्विसेज। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट राइट नाउ। Thanks for watching and have a nice day.